हाँ प्लीज कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं ये अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजने वाला है। उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के ज़माने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उस औरत की कही बात सुनने के बाद सभी को सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही हुई बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कोई तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं लगता है कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह के अंदाजे लगाना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अपनी बात साफ साफ कहो। ये चोरी करके सीना चोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानना चाहते थे कि असल बात क्या थी। आहान ने बहुत ही क्लेमली अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। मैं अपनी बात एक ही बार कहूँगा, ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही है कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही है। और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नज़र से देख रहा था। आहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। और ये मैडम मुझे और मेरे बीवी को बिना वजह परेशान कर रही है। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है। इसलिए मैं इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर सभी लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म आने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मिडिल एज औरत ने थोड़ी सी नौटंकी करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। अब तो सीमा बुआ जी के चेहरे के एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गए थे। आहान ने बिना सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया, है ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी से इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नज़रें चुराते हुए कहा, वो मैं। आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वो भी पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुराकर भाग गया था। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके सनाया के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं भी निकलती हूँ। यह कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई और उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन, जल्दी खड़े हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये लोग सारे लोग भी हमारी पिटाई ना लगा दे। एक बार की ये जिल्लत तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन अगर मामला पुलिस तक पहुँच गया तो बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो, सीमा बुआ जी ने फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहा। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे। सारे लोग भी अब अपनी नज़रें झुकाकर अपने अपने रास्ते चलने लगे। आखिरकार से सारा मामला आहान ने ख़त्म कर दिया। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नज़रें सनाया से मिली। आहान ने देखा कि सनाया हैरान नज़रों से आहान की तरफ देख रही थी और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंस और केयरिंग क्रेमनिंग लड़के को पहली बार देख रही हो। सनाया के ऐसे एक्सपोज को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपनी हस्बैंड मिडिल बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। सनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया।
जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, सनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? हाँ, सनाया के सवाल को सुनकर आहान बहुत ही क्यूट फेस बना लिया और अपनी कॉर्जस वाइफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसे ही अपनी बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था। क्या आहान पहले से ही इतना क्रिमिनल और स्मार्ट था? सनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कोरर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सोल्व नहीं कर सकता? जब सनाया मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया। उसे सनाया से फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहा, सनाया, क्या आप ये सोच रही हैं कि आपका हस्बैंड आपका बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही सनाया दंग रह गई। क्या अब आहान सनाया के दिल में चल रही बातों की भी सुन सकता था? सनाया ने अपना मुंह बना लिया और आहान से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की ज़रूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ। सनाया ने तो अपनी बात ऐसे ही कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना तो बेचारी शर्म के मारे गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। क्या आहान सनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था या सच बता रहा था? इस बात को सोचकर सनाया कंफ्यूज हो गई, मगर एक बात पक्की थी, इस बात को सुनने के बाद सनाया को बहुत अलग तरह की खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ भीड़ और सनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआ जी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। दोनों की सांसें भागने की वजह से फूल गई थी। वो निकम्मा आहान हाथ पाई में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होगी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी तुम उसके सामने नहीं टिक पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा बुआ जी कंफ्यूज हो गई थी। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। अगर आहान उसे हरा सकता था तो वो बहुत स्ट्रोंग था। अपनी माँ के सवाल को सुनकर रतन भी परेशान लगने लगा। उसने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुन के सीमा बुआ जी शॉक्ड हो गई। आहान जैसे दुबले पतले लड़के में और कितनी ताकत हो सकती थी, ये सोच कर ही सीमा बुआ जी घबरा गई। उन्होंने रतन से कहा, अच्छा है, हमने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस निकम्मे आहान से दूरी बनाए रखें। उनकी इस बात से रतन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। उसने मना करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। भले ही वो बहुत स्ट्रोंग होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार मैं ऐसे कैसे हार मानने वालों लोगों में से नहीं हूँ। सीमा बुआ जी अपने बेटे की बात समझ रही थी। अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि वो भी अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकती थी। उन्होंने अपने बेटे रतन से कहा, तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से कुछ पैसे कमाने हैं। अपनी माँ की कही ये बात सुनकर रतन ने सवाल करते हुए कहा, माँ, ये सब कैसे होगा? इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी की आंखें लालच से भर गई थी। उन्होंने देखा था कि आहान और सनाया जिस ऑडी कार में बैठे थे वो कोई मामूली कार नहीं, 25 लाख रुपए की कार थी। इसका मतलब साफ था, उन लोगों के पास बहुत पैसा था। सीमा बुआ जी ने अपना दिमाग चलाया और रतन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम अभी के भी तुम्हारे मामा शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम अपनी चोटों के निशान दिखा दोगे तो भाभी को यकीन भी हो जाएगा
और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रतन ने जब अपनी माँ का दिया हुआ ये आइडिया सुना वो सेटिफाइड लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसने लगे। रतन पहले कुछ नहीं समझ पाया, तो फिर रतन ने अपनी माँ से एक बार फिर से सवाल किया, सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी? ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और सनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान हमेशा यहीं सब्जी खरीदने आता था। सब्जी वाले से ही नहीं, वहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाली भाभीियों से भी आहान की अच्छी दोस्ती थी। आहान की नई कार को देखकर वहाँ आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं मिठाई तो नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। ये बात सुनकर वो भाभी खुश हो गई। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, देखिए भैया, आहान ने खुद कहा है तो आज के नींबू और धनिया का हिसाब आहान को ही देना है। कार के पास खड़ी सनाया देख रही थी कि आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस खेल रहा था। ये देखकर सनाया खुश हो गई। उसने अपने सामने के इस नज़ारे को देखकर मन ही मन में कहा, आहान एक अलग ही लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे भी इसकी छोटी सी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों से दोस्ती कर पाऊँ और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मज़े करूँ। सनाया ने अपने आप से ही कहा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सनाया ने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आहान कहाँ है? ये कॉल किसने की थी? क्या सीमा बुआ जी ने सच में यामिनी गुल को आहान के खिलाफ भड़काने वाली थी? अब आहान और सनाया क्या करेंगे? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन अपने माँ के बर्ताव को समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही हंसने के बाद सीमा बुआ जी शांत हो गई। उन्होंने कहा, रतन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? इस सवाल को सुनते ही रतन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ माँ, उस दिन के खाने को मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या कमाल का खाना था। आज भी सब जब याद करता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। सीमा बुआ जी ने जब ये जवाब सुना तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने आगे कहा, खाना मत याद रखो रतन, उस दिन यामिनी भाभी ने उस निकम्मे घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा और आहान भी चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर वहां से चला गया। खाने के बाद जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो वो आहान अकेला बेटा खाना खा रहा था। उसी दिन से एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा है वो आहान गिल परिवार में सर उठाकर नहीं जी सकता, और मैं इसकी ही बात का फ़ायदा उठाकर अपने बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी माँ की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने अपने शेखर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन एक बात याद रखो, अपनी यामिनी भाभी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो उस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती हैं। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के घर के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोर बेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी तक नहीं की थी, और सीमा बुआ जी भी उनमें से एक ही थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फ़र्क पड़ रहा था? जब तक बात उनके मतलब की और पैसे की थी वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपने हमेशा के
आर्रोगेंट अंदाज में उनसे कहा, क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने में बाद सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधे घर के अंदर चली गई। सीमा बुआ जी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी, आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशर्म को बाहर आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप अहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ जी ने ये सवाल सुना तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपनी भाभी से नाराज़ हो लगने हुए कहा, भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस अहान को बुला दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ननद ने हमेशा तमाशा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननद से कहा, वो अहान और सनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और सनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही सनाया ने कॉल आंसर किया। अहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। सनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे अहान को देख रही थी, मगर अपनी मोम की ऐसी आवाज़ सुनकर वो परेशान हो गई। सनाया ने कहा, क्या हुआ है मोम? अहान मेरे साथ ही हैं। अहान को दूर से ही देखते हुए सनाया का मूड ही खुशनुमा हो गया था, मगर सनाया के मोम के साथ ऐसा सीन नहीं था। मिसेस यामिनी गिल ने सनाया को नज़रअंदाज करते हुए कहा, सनाया, बातें बंद करो और ज़्यादा सवाल मत करो, जल्दी से अहान को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो सनाया को समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मोम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर सनाया जल्दी से अहान के पास चली गई और उसे फ़ोन पकड़ा दिया। अहान ने कन्फ्यूज में सनाया से कहा, कौन है? सनाया ने जवाब में कहा, मोम परेशान लग रही है। अहान ने सनाया की बात पर हामी भरी और फ़ोन को अपने कानों में लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, अहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज़ कर दिया है? अहान समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है। अहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मोम, वो थोड़ी बहुत हुई थी। क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सिर पीट लिया और अहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है, अभी के भी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दी। सनाया अहान के तरफ कॉर्जस होकर देख रही थी। जैसे ही अहान ने कॉल रख दिया, सनाया ने उससे कहा, क्या हुआ है अहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? अहान ने सनाया के से जवाब में कहा, प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआ जी और रतन घर आए हुए हैं। उन दोनों का नाम सुनकर सनाया के माथे पर सिकन आ गई। सनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता। अहान ने जब अपनी वाइफ को वोड होते हुए देखा तो वो सनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर सनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए सनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। कुछ देर के बाद अहान और सनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआ जी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए थे और इस तरफ फल खा रहे थे मानो अपने खुद के घर में बैठे हुए हो। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आए। मिसेस यामिनी गिल ने फिर सीमा बुआ जी से कहा, अब बताइए सीमा दीदी, अहान ने आपको कैसे परेशान किया है? सीमा बुआ जी और रतन ने पलटकर अहान और सनाया की तरफ देखा। सनाया ने अपनी मोम से कहा, मोम, आपको सीमा बुआ जी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी झूठी हैं। एक तो शुरुआत इन्होंने की थी। सीमा बुआ जी खुद अपनी हमारी कार के सामने आई थी, गलती इनकी ही थी और बजाय इसके कि सीमा बुआ जी अपनी गलती मानती, उन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा करना शुरू कर दिया। सनाया इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। कुछ देर पहले सनाया ने अपनी आंखों से देखा था कि सीमा बुआ जी कितनी चालाक थी, इसलिए सनाया इस बात की कोशिश कर रही थी कि बात बिगड़ने से पहले ही वो अहान की बेगुनाही साबित कर दे। मिसेस यामिनी गिल कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। सनाया ने अपनी बात को इतनी जल्दबाजी में कहा था कि मिसेस यामिनी गिल का
कन्फ्यूजन सोल्व होने के बजाय बढ़ गया। दूसरी तरफ जब आहान ने देखा कि उसे बचाने के लिए सनाया इतनी पैनिक कर रही है तो उसने दिल में नरमी छा गई। आहान ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन सनाया उसके लिए अपनी मोम के सामने भी इतना बोलेगी। जब सीमा बुआ जी ने देखा कि उनकी भतीजी ही उनके खिलाफ बोल रही थी तो वो पहले से ज़्यादा नाराज़ लगने लगी। सीमा बुआ जी ने सनाया से कहा, बेवकूफ़ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती थी? क्या मुझे थोड़ा चक्कर आ गए थे इसलिए मैं गिर गई? लेकिन ये निकम्मा घर जमाई आहान ने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। सीमा बुआ जी ने इस तरह कहा मानो इस दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादती तो उन पर ही हुई थी। बाकी सब तो अपनी जगह ठीक था, लेकिन सीमा बुआ जी को आहान से इस एक्सीडेंट के बदले में कुछ पैसे तो लेने ही थे, वरना वो खुद यहाँ आने के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मिसेज यामिनी गिल ने जब अपनी ननद से कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गई। उन्होंने हैरानी से सवाल करते हुए कहा, क्या आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेज यामिनी गिल को ये मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआ जी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी क्या कह रही हैं? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सस्ती बाइक चलाता है और आहान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी भी जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जब मिसेज यामिनी गिल इसी बारे में सोच रही थी, सीमा बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही उसे ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, तभी तो 25 लाख की ओडी में घूम रहा है। वैसे कोई किसी में भी कार में घूमे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भला किसी से क्यों जलने लगी? मगर आपके नासमझ और घमंडी दामाद आहान ने अपनी उस महंगी ओडी कार से मेरी जान लेने की कोशिश की है और मैं ये चुपचाप रह नहीं सकूंगी। सीमा बुआ जी ने क्या कह रही थी? मिसेज यामिनी गिल ने आहान को पैसे ही कब दिए थे? आहान खुद ही अपनी सारी सैलरी उन्हें देता था और 25 लाख की ओडी कहाँ से आ गई थी? आहान ने इतने पैसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे थे, तो ओडी जैसी कार कैसे खरीद सकता था? कुछ तो गड़बड़ थी। अब मिसेज यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। उनके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। चाहे जो भी हो जाए, मिसेज यामिनी गिल इस मामले को सही से जानना चाहती थी। मिसेज यामिनी गिल ने एक गहरी सांस के लेके अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की। फिर उन्होंने डीठ अंदाज से आहान को घूर रही सीमा बुआ जी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आपने सच में आहान को ओडी की कार से बाहर आते हुए देखा? मतलब पक्का आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई है? अपनी यामिनी भाभी के इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी दंग रह गए। उन्होंने ही मिसेज यामिनी गिल से उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या आपको भी इस बारे में नहीं पता था भाभी? अब सनाया नर्वस होने लगी। उसने कल ही विक्की भाई से ने जो पैसे दिए थे उस सब के बारे में मिसेज यामिनी गिल से कुछ भी नहीं कहा था। सनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मोम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इस ही वजह से मैं कार वाली बात को कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मोम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। मिसेज यामिनी गिल अब क्या करने वाली थी? क्या आहान और सनाया को सीमा बुआ जी की वजह से डांट पड़ने वाली थी या फिर दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले थे? अब मिसेज यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास ओडी जैसी महंगी मतलब 25 लाख रुपए की कार कहाँ से आई? जैसे ही मिसेज यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, सनाया ने भागकर अपनी मोम को अप्रोच किया और आहान और सनाया के बीच में जाकर खड़ी हो गई। आहान ने मिसेज यामिनी गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मोम, मैंने सनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। उसी वक्त सनाया ने अपनी मोम से कहा, मोम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त कही थी, लेकिन आहान और सनाया के जवाबों में बहुत तबाखप थी। मिसेज यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए
मन ही मन में कहा, इन दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर मिसेज यामिनी गिल कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो रही थी, मगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेज यामिनी गिल ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, 1 मिनट, भले ही आहान या सनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो सनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहाँ से आ गए? सनाया ने मुझे पैसों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इस सब के बारे में सोचने के बाद मिसेज यामिनी गिल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। मिसेज यामिनी गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाकर सवाल करते हुए कहा, सनाया, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने 25 लाख कहाँ से लाए? मिसेज यामिनी गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। सनाया ने अपना डर अपने मन में ही छिपा दिया और मिसेज यामिनी गिल के सवाल पर बहुत ही शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। सनाया का ये जवाब सुनकर आहान उसकी तरफ अलग ही नज़र से देखने लगा। इस नज़र में एक तरफ की नरमी थी। आहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में सनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मॉम से झूठ बोल रही है? उन्होंने फिर मेरी फ़िक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मॉम को इस बात पर यकीन दिलाना इतना भी आसान बात नहीं है। मिसेज यामिनी गिल ने सनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर वो अपनी ही बैंक में चोरी भी कर ले तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। जब मिसेज यामिनी गिल ने ये कहा, सनाया की बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने आगे कहा, सनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकाल कर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ सनाया, कुछ कहो। अपनी मोम की कही ये बात सुनकर सनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया ने अपनी बात को इमोशनल होकर कहा, नहीं मोम, ऐसा कुछ नहीं है। मोम, ऐसा कैसे हो सोच सकती हैं? आहान तो आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था और मोम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। सनाया ने मन ही मन में कहा। मिसेज यामिनी गिल इस वक्त आहान के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर सनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो इस आहान को बचा रही है? अगर मुझे पता चला कि आहान ने अपने मतलब के लिए सनाया का करियर दांव पर लगाया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सनाया ने अपनी मोम की नज़रों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो ज़रूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी और एक बार फिर से आहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। सनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मोम को सच बताते हुए कहा, मोम, ये पैसे मुझे विक्की भाई ने दिए थे। सनाया सब कुछ छिपाने के बदले आहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेज यामिनी गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर ये कुछ देर के अवार्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेज यामिनी गिल को कुछ याद आया और उन्होंने सनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब जो बातें मैंने फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच है? क्या सच में उस विक्की भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेज यामिनी गिल किसी सदमे में थी। सनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अपने बेटी के इस जवाब को सुनने के बाद मिसेज यामिनी गिल का सदमा गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिसेज यामिनी गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, सनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। आज अगर सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा ना किया होता तो शायद सनाया कभी भी मुझे इस बात का पता ही नहीं लगने देती। ये सब सोच सोच के ही उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेज यामिनी गिल ने गुस्सा होकर सनाया से कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानते हैं कि हमें फ़िलहाल पैसों की कितनी ज़रूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की ऑडी कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान की औकात ही क्या है? अब मिसेज यामिनी गिल का ध्यान उनके खामोश खड़े निकम्मे दामाद की तरफ गया। उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया, और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है हम किन हालातों से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से अभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम को और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले मैं एक बार फिर भी नहीं सोचूंगी। मिसेज यामिनी गिल के ये शब्द कुछ ज़्यादा ही हर्ट थे।
आहान को किसी के पैसों की क्या ज़रूरत थी जब वो खुद पूरे ही कार शोरूम को खरीदने की औकात रखता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सनाया की मोम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से खामोश रह गया। सनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे एक ही पल आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपनी मोम पर गुस्सा भी आ रहा था। सनाया ने चिल्लाकर मोम से कहा, मोम ऐसा नहीं है, मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। सनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेज यामिनी गिल ने अपनी बेटी को घूर कर देखा और बोली, चुप करो सनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल जाकर वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे 25 लाख चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देनी पड़ेगी। मिसेज यामिनी गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेज यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आखिर में जब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, सीमा बुआ जी बीच में बोल पड़ी, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला ख़त्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेज यामिनी गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननद से कहा, हमारी फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी, आप अपने काम से काम रखिए। मिसेज यामिनी गिल इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन था। लेकिन सीमा बुआ जी अपनी यामिनी भाभी के रवैयों से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को झुका सकता था तो वो मिसेज यामिनी गिल ही थी, और सीमा बुआ जी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मिसेज यामिनी गिल से कहा, भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश की तो की है, और वो बेशरम इतने पर भी नहीं रुका। उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। ये कहते हुए बाद सीमा बुआ जी सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो कि उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा है। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन और जगह जगह चोटों के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोटें रतन को आहान की वजह से लगी थी, मगर दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेज यामिनी गिल ने रतन की सारी जख्मों के निशान देखे, उनका मुंह बन गया। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज तक कोई इतना परेशान क्यों कर रहा था। मिसेज यामिनी गिल ने फिर सीमा दीदी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप खुद समझ रही हैं आप क्या कह रही हैं? मजाक मत करिए। आप ये कह रही हैं कि आहान ने रतन जैसे हट्टे कट्टे लड़कों को इतनी बुरी तरह से मारा, और आप चाहती हैं कि मैं इस बात पर यकीन करूं? मिसेज यामिनी गिल ने रतन की हरकतों के बारे में सुन रखा था। अगर वो आहान को पीट देता तो एक वक्त के लिए मिसेज यामिनी गिल इस बात पर यकीन कर लेती, मगर आहान रतन की ऐसी हालत कैसे कर सकता है? मिसेज यामिनी गिल की ऐसी बातों को सुनकर सीमा बुआ जी ने अपनी बात को इंस्टिट किया। वो अपनी यामिनी भाभी से बोली, भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसे मामलों में मजाक करने की मुझे क्या ज़रूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है, और यही सच है। रास्ते में कई लोगों ने भी ये देखा था कि आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ। आज सनाया और आहान ने मिलकर मिसेज यामिनी गिल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। वो अब ये सब सहन करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआ जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेज यामिनी गिल अपनी ननद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा। मॉम, ये मैंने किया है। आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा होता है। इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना कोई परेशानी थी और ना ही कोई डर। अपने दामाद से कही बात सुनकर मिसेज यामिनी गिल हैरान रह गई। आज आहान ने क्या उनकी जान लेने की इरादा पक्का कर लिया है? वो हर बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने ही अपनी गलती मान ली है तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआ जी ने अपनी मांगें साफ कर दी थी, मिसेज यामिनी गिल ने उन पर पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तभी सनाया ने कहा, मॉम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने यह सब मुझे बचाने के लिए किया है। सनाया
को सीमा बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेज यामिनी गिल ने सनाया को और सीमा बुआ जी को एक नज़रअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज़ मिसेज यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ी थी। इसलिए मिसेज यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? अब आहान क्या कहेगा? क्या सच में सनाया और आहान पर सीमा बुआ जी को 25 लाख देने की नौबत आने वाली थी? मिसेज यामिनी गिल अपने दामाद को क्या सजा देने वाली थी, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।